सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि मेरे भाई इस वीडियो में काफ़ी सारे बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और मैं गारंटी देता हूं कि जैसे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं 101% वैसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास को। तो देखिए मेरे भाई, बेहतरीन सवाल है। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 2000 रुपये अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे भाई बेहतरीन सवाल है। मैं मानता हूं कि ये सवाल आसान है, लेकिन यकीन मानो मेरे भाई ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, वस्तु का मूल्य कितना है सर? 2000 रुपये है वस्तु का मूल्य। तो अब 10% की छूट दे दी, तो 10% की छूट दे दी तो यानी कि 100 रुपए की चीज 10% की छूट में बिकेगी तो 90 रुपए में बिक जाएगी मेरे भाई। तो देखिए 3 जीरो, देखो ऐसे कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर को बचा 20, इधर को बचा 90। तो 90 को 20 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 और 2 जीरो और लग जाएंगी। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखिए मेरे भाई, सवाल तुम्हारे सामने है, x-2 का होल स्क्वायर निम्नलिखित में से किसके बराबर है? अब तुमको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये सवाल आसान है, लेकिन मेरे भाई यकीन मानो प्रीवियस ईयर के अगर तुम पेपर उठा के देखोगे ना, तब तुमको पता लगेगा कि हाँ मेरे भाई ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। बच्चे मेरे भाई कठिन सवाल करके आ जाते हैं, करके चले जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि भाई पेपर तो बहुत आसान आ गया। तो मेरे भाई प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि इस तरीके के सवाल भी पूछे गए हैं। तो आइए भाई सवाल को कर लेते हैं। x-2 का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? सीधी सी बात, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि a - b का होल स्क्वायर बराबर में होता है a का भी स्क्वायर कर दो प्लस b का स्क्वायर कर दो माइनस का 2ab कर दो। तो यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस का 2ab करना पड़ेगा तो 2। a की जगह पे कितना है? x है, और b की जगह पे कितना है? 2 है। तो इनको आपस में गुणा करोगे, 2 दूना 4x। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। तो मेरे भाई x स्क्वायर चाहिए, प्लस का 4 चाहिए और माइनस का 4x चाहिए। तो बिल्कुल जिन्होंने सी ऑप्शन दे दिया उनका सही है। देखो x स्क्वायर भी है, बिल्कुल है, माइनस का 4x भी है, बिल्कुल है, प्लस का 4 भी है, बिल्कुल है। तो यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। 29% और 28% की दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई हमने वो रामबाण फॉर्मूला पढ़ा है कि जब भी तुम्हारे पास में दो छूट हो, चाहे दो वृद्धि हो, चाहे एक वृद्धि एक छूट हो, कुछ भी हो मेरे भाई, तो हम उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? रामबाण फॉर्मूला लगाते हैं। उसको मेरे भाई बोला जाता है कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100 है। तो यही फॉर्मूला होगा। क्लियर? तो देखिए पहले 29% की छूट मिली तो छूट है तो माइनस में कर दो मेरे भाई। आगे 28 की छूट मिली तो ये भी माइनस में कर दो मेरे भाई। अब माइनस गुणा में माइनस क्या होगा? प्लस होगा। x गुणा में y यानी 29 गुणा में क्या करेंगे? 28 बटे में तो 100 हो ही जाएगा। ठीक है, 28 और 29 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना होगा? माइनस का 57 होगा, प्लस में इनको गुणा करो भाई। 28 को 9 से गुणा करेंगे तो 252 होता है, 252 का 5 लगा दो, 25 से इस पर लगा दो। 28 दूना 56, 56 में 25 जोड़ेंगे तो आंसर होगा 61, 71, 81 यानी 500, 812 होगा। इसमें 100 का भाग देना पड़ेगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 57, प्लस में 2 जीरो है तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 8 पॉइंट में 12। तो जब इसको घटाएंगे तो लास्ट में पॉइंट 12 है तो पॉइंट 88 आएगा। और यहाँ पर मेरे भाई हम करेंगे तो 56 में से 8 गएगा तो आप बोलेंगे 48 बचेगा। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है।
तो बी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों की चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये के अंदर चारों की चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। यानी कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो पीडीएफ के अंदर जो क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर पर आधारित होंगे। मेरे भाई अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगा के पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई अब से पहले जिन बच्चों ने इस पीडीएफ को लिया है उन बच्चों ने खुद ने वापस आके बोला कि सर बेहतरीन पीडीएफ था और हमें इस पीडीएफ से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में हूबहू देखने को मिले हैं। इस बार भी मैं गारंटी देता हूं कि जैसे क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में डाले हैं वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा, 2 साल की तो करंट अफेयर मिल जाएगी, ठीक है, 2 साल की करंट अफेयर मिलेगी, 2025 वाली भी और 2026 वाली भी। तो 2 साल की करंट अफेयर मिलेगी, जीके पूरी आपको मिल जाएगी, पूरी रीजनिंग आपको मिलेगी और पूरी मैथ आपको मिलेगी। तो बेहतरीन पीडीएफ है, वो भी मात्र 100 रुपए में। अगर मार्केट में लेने जाओगे ना तो ये जो सारा कंटेंट मैं तुमको 100 रुपए में दे रहा हूं, कम से कम 1000 रुपए में आपको ये मार्केट में मिलेगा। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिस भी बच्चे को चाहिए नंबर तुम्हारे सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज 9001657315। ठीक है, ये लिखे हुए हैं तुम्हारे सामने नंबर, इन पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। पाइप ए और पाइप बी मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। कोई बात नहीं सर। पाइप बी पाइप ए से 25% अधिक कार्यक्षम है। यदि पाइप ए टंकी को 5 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है तो टंकी की धारिता बताओ कितनी होगी। तो देखो भाई बिल्कुल सिंपल सवाल है। आप यहाँ पे एक लाइन नोटिस करो, तुमसे बोला गया कि जो पाइप बी है ना वो पाइप ए से 25% अधिक कार्यक्षम है। यानी एक तरफ तो तुम्हारे पास में पाइप ए है और एक तरफ तुम्हारे पास में पाइप बी है। तो पाइप ए अगर 100 काम करता है तो पाइप बी कितना करेगा भाई, 25% अधिक कार्यक्षम है, यानी ये करेगा कितना 125। तो 25 से काट दो इसको, 25 चौका 100, 25 पंजो 125, यानी ए अगर 4 काम करेगा तो बी कितना काम करेगा 5 काम। लेकिन दोनों मिलके तो 8 घंटे में भर रहे हैं। दोनों को अगर मैं काम करवाता हूं तो सर ये तो 8 घंटे में भरते हैं और दोनों काम कितना करते हैं सर, ये 4 काम करता है और ये 9 काम 5 काम करता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 काम करते हैं, 1 घंटे में दोनों मिलकर 9 काम करते हैं। तो 8 घंटे में कितना काम करेंगे, 8 गुणा में 9 यानी कि 72 काम करेंगे। अब यहां से भाई तुमसे तो ए के बारे में पूछा है तो मुझे बताओ कि ए कितना काम करेगा। तो मेरे भाई सर जो ए है ना, एक 4 काम करता है। अब तुम्हारे पास में टोटल क्षमता कितनी है 72 है। अब 72 में से 4 काम कौन करता है, ए करता है, तो 4 का भाग दे दीजिए। तो 18 चौके 72, ए को इस टंकी को भरने में 18 घंटे का टाइम लगेगा। यानी ए अगर अकेला इस टंकी को भरे तो 18 घंटे का टाइम यहाँ पे लगेगा। अब ए क्या करता है मेरे भाई, 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है। 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है। तो मेरे भाई देखिए 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा बताना जरा। तो आप बोले सर 1 घंटे में तो 60 मिनट होती है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में तो 60, उसे गुणा कर दो मेरे भाई। तो 5 गुणा में 60, तो मेरे भाई अब टोटल तो 18 घंटे हैं। तो अब निकाल दो 18 घंटे हैं। 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 60 लीटर पानी भरेगा। 60 से गुणा कर दो इसको, ठीक है। तो अब इनको देखो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 18 पंजो 90 और 9 छिका, ठीक है, 18 पंजो 90 और 9 छिका 54, यानी कि 5400 लीटर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत है। देखो भाई एक बार फिर से तुम इस सवाल को देख सकते हो। तुमसे बोला कि पाइप बी
पाइप ए से 25% अधिक कुशल है। तो मैं ये बोल लेता हूँ कि जो पाइप ए है वो 100 काम करता होगा, तो सर पाइप बी तो फिर 125 काम करता होगा क्योंकि 25% अधिक कुशल है। तो 25 चौका 100 और 25 पंजो 125, यानी कि यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि जो पाइप ए है वो 4 काम करता है और जो पाइप बी है वो 5 काम करता है। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे सर? दोनों मिलके तो 9 काम करें भाई, 4 और 5 का 9 काम करते दोनों मिलके, और दोनों मिलके 8 घंटे तक काम करते हैं। यानी इस घंटे में भी 9 काम करेंगे, अगले घंटे में भी 9 काम, अगले घंटे में भी 9 काम, ऐसे मेरे भाई 8 घंटे तक करते हैं। तो 8 नाम का 72, टोटल काम कितना हो गया? 72। अब हमें तो ए से मतलब है भाई, बी का तो सवाल में पूछा ही नहीं है हमसे, तो ए का पूछा है। तो इस 72 काम में, इस 72 काम को ए कितने टाइम में करेगा बताना जरा। सर टोटल काम 72 है और ए की जो कार्य क्षमता है वो तो 4 है मेरे भाई, तो 72 में 4 का भाग देंगे, यानी ए अकेला इस काम को 18 घंटे में कर सकता है। जो ए है ना, ए अकेला इस काम को 18 घंटे में करेगा। अब जो ए है 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है, तो 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा है, तो 60 मिनट में कितना भरेगा, यानी 1 घंटे में कितना भरेगा। तो 5 को 60 से गुणा कर दो, 1 घंटे का हो जाएगा, लेकिन हमें तो 18 घंटे का चाहिए। तो 18 गुणा 5 गुणा 60 किया तो 5400 आंसर आ गया, बात खत्म। तो बेहतरीन सवाल था, जबरदस्त सवाल था। ऐसे के ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस चीज की गारंटी मेरी है। सवाल है कि 6200 रुपये के मूलधन पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन बताओ कितना होगा। तो भाई ध्यान से देखिए और फटाफट से इस सवाल का आंसर मुझे करके बताओ भाई, ठीक है। मजाक नहीं चलेगी मेरे भाई, आप लोग बैठे रहते हो, पढ़ाई लिखाई से आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। 2 4 10 बच्चे हैं भाई जो पढ़ाई करते, बाकी बच्चे मजे लेने के लिए आते हैं क्लास में, ठीक है। तो प्लीज सभी बच्चे कमेंट करो भाई। तो देखिए मूलधन कितना है सर? 6200 रुपया है। अब 20% की दर से चक्रवर्ती ब्याज है और वो भी 2 साल के लिए है, तो भाई मिश्रधन निकालना है। तो 100 रुपये पे 20% का ब्याज मिलेगा, तो और हमें तो मिश्रधन निकाल, तो फिर ब्याज को जोड़ो भाई। मिश्रधन क्या होता है? ब्याज प्लस में मूलधन। तो मूलधन अगर 100 है तो 20 का ब्याज मिलेगा तो 120 हो जाएगा। और ये काम कितने दिनों के लिए होता है सर? 2 साल के लिए। तो फिर इसको भी 2 साल लिख दो, 120/100, 2 बार मैंने कर दिया। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी कीजिए। 2 0 से 2 0 कटेंगी, कोई बात नहीं। 2 0 से 2 0 कटेंगी, फिर भी कोई बात नहीं। 62 को 12 से गुणा करना है, 12 दूना 24 का 4 बचेगा 2, 12 5 60, 12 6 72 और 2 कितना हो गया आपके 74, तो 400 744 हो गया। फिर इसको इस 12 से और गुणा कर दो, तो मेरे भाई 12 चौके 48 का 8, 4 12 चौके 48 और 4 कितना होता है 52 का 5, 12 7 का 84 और 5 कितना हो गया 89। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। तो बी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, मजा आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आइए, एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 4500 डिग्री है, बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? तो अगर मेरे भाई तुमको आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला आता है तो आप इस सवाल को कर दोगे, वरना तो फिर कोई मतलब नहीं है सवाल को करने का। तो ध्यान से देखिए, आंतरिक कोण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 गुणा 180, बराबर में क्या होता है? बराबर में होता है आपके आंतरिक कोण, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका होता है आंतरिक कोण निकालने का। अगर ये फॉर्मूला तुम्हारे याद है तो आप इस सवाल को कर दोगे, अन्यथा मेरे भाई बैठे रह जाओगे, सवाल तुमसे नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखिए मेरे भाई, अब आगे क्या करना है। तो देखो n मतलब होता है भुजा, तो भुजा की वैल्यू तो तुमको निकालनी है, वो तुम्हारे पास में है ही नहीं। तो n-2 बराबर में आंतरिक कोण कितना है 4500 है, और ये यहाँ पर गुणा में है तो इसको इसके भाग में दे दो, तो ये हो जाएगा 180 भाग में। 0 से 0 कटेगी, 18 दूना
36 हो जाएगा, 9 बचेगा 18 पंजो 90 यानी कि 25 बचेगा। तो मेरे भाई n माइनस का 2 बराबर में 25, तो माइनस का 2 इधर को जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मेरे भाई n बराबर में होगा 25 प्लस में 2 यानी कि 27। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत है। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। रत्नेश की मासिक आय और व्यय का अनुपात 12:7 है। उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई और खर्चे में 50% की वृद्धि हुई। उसकी आय और व्यय का नया अनुपात बताओ कितना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, एक तरफ तो उसकी आय है, कोई बात नहीं सर, एक तरफ उसका खर्चा है, कोई बात नहीं सर। तो इसने बोला कि 12:7 है, तो मैं इसको 120 मान लेता हूं ताकि काटने में आसानी हो जाए। 7 है, मैं इसको 70 मान लेता हूं ताकि काटने में आसानी हो जाए। अब इसने बोला कि आय में 40% की वृद्धि हुई, तो आय पहले 120 थी, अब इसमें 40 की वृद्धि करेगा तो 140 हो जाएगी, बटे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 12 गुणा में 14 करेंगे, 14 दूना 28 का 8 का 2, 14 और 2 16, यानी इनकम हो जाएगी कितनी 168 रुपये। खर्चा 70 है, 50% की वृद्धि करोगे तो 150 हो जाएगा, बटे में 100, 2 जीरो कट गई, 15 को 7 से गुणा करेंगे, 15 5 75, 15 6 का 90 और 15 7 का 105। तो अब इसने बोला कि उसकी आय और व्यय का अनुपात बताओ कितना है। तो अब उसकी आय कितनी आ गई 168 रुपये और खर्चा कितना आ गया 105 रुपये। अब इनकी काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। तो भाई देखो, सबसे पहले तो 3 से काट देते हैं इसको, ठीक है। 3 पंजो 15, 3 6 18, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 पंजो 15, 35 बराएगा। 7 8 56 और 7 पंजो 35। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। इस तरीके से मेरे भाई आप बहुत ही कम टाइम में इन सवालों को निपटा सकते हो। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, ए बी और सी। ए को 18% वोट मिले, बी को 43% वोट मिले, जबकि सी दूसरे स्थान पे रहा। यदि बी ने 6996 वोटों से चुनाव जीता तो कुल वोटों की संख्या बताओ आपकी कितनी होगी। तो फटाफट से बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, तो देखिए तुम्हारे पास में 3 आदमी है, तो मेरे भाई एक आदमी ए है, एक आदमी बी है और एक आदमी सी है। तो ए को तो 18% वोट मिले, ठीक है सर, इसको 18% वोट मिल गई। बी को 43% मिल गई, बी को 43 मिलेंगे। अब सी को कितने मिलेंगे मेरे भाई? तो दुनिया में सब कुछ 100% है। अब 100 में से 18 इसको मिल गया, 43 इसको मिल गया, तो अब बताओ इसको कितना मिलेगा। तो मेरे भाई 43 और 18 कितना होता है? आप बोलेंगे 61 होता है। तो फिर इसको मिलेगा कितना? 39% मिलेगा। भाई तीनों को अगर तुम जोड़ोगे तो ये कितना आता है सर? ये 100% आता है। ठीक है भाई, दुनिया में सब कुछ 100% है। परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। तो इसको 18 मिल गया, इसको 43 मिल गया, तो बचा कितना? 39, वो इसको मिल जाएगा। इसने बोला कि सी दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पे मेरे भाई देखो इसको सबसे ज्यादा मिले हैं तो ये पहले नंबर पर, इसको इससे कम मिले ये दूसरे नंबर पर, इसको सबसे कम मिले हैं तो ये तीसरे नंबर पर। अब चेक करो मेरे भाई, अब इसने बोला कि बी ने 6996 वोटों से चुनाव जीता। अब तो मेरे भाई बी को मिले 43%, इसको मिले 39%, तो दूसरे पहले नंबर पर यही है, तो इसको कितने वोट ज्यादा मिले हैं सर? 4% वोट ज्यादा मिले हैं। यानी अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसको 18 वोट मिले, इसको 43 वोट मिले, इसको 39 वोट मिले, तो बताओ ये कितने वोटों से जीत गया? तो सर ये 4 वोटों से जीत गया। भाई अगर इसको और 4 वोट मिल जाते, दोनों बराबर हो जाते, तब को ना तो कोई जीतता ना कोई हारता। तो ये 4 वोटों से जीता है। जबकि सवाल में बोला है कि ये तो 6996 वोटों से जीता है, 6996। तो 4 का भाग दो इसमें, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 7 का 28, 4 चौके 16 और 4 नाम का 36, तो 1700
1749। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1749। लेकिन भाई दुनिया में तो सब कुछ 100% है, तो इसको 100 से गुणा कर दो, 1749 के पीछे 2 जीरो और लगा दो। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 है। अब से 5 वर्ष पहले ये अनुपात 6:1 था। बी की वर्तमान आयु बताओ कितनी है? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ए और बी की वर्तमान आयु 5:1 है। तो वर्तमान में मैं इसकी मान लेता हूँ 5x और इसकी मान लेता हूँ मैं 1x। ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब से 5 साल पहले, तो इसमें से भी 5 घटा दूं और इसमें से भी 5 घटा दूं। ये उम्र कितनी थी? 6:1 थी। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो भाई देखो, 1 को गुणा करो इनसे, तो 1 को गुणा करेंगे तो सेम टू सेम ही आ जाएगा, 5x माइनस का 5। इसको गुणा करो 6 से, तो 6 को 1 से गुणा करेंगे 6x हो जाएगा। 6 को 5 से गुणा करेंगे 6 पंजो 30 हो जाए। तो भाई देखो, 6x में से 5x घटेगा तो सिर्फ x बचेगा और 30 इधर को आएगा प्लस का हो जाएगा। तो 30 में से ये माइनस का 5 घटेगा तो 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो तुमसे बोला कि b की उम्र बताओ कितनी है, तो b को तो तुमने 1 माना था, तो मेरे भाई 1 की उम्र कितनी आ गई? 25। तो इसकी भी उम्र कितनी हो जाएगी? 25। भाई 25 को 1 से गुणा करोगे तो 25 ही हो जाएगा। अगर वो तुमसे बोलता है कि a की उम्र बताओ, तो फिर तुम 25 को 5 से गुणा कर देते, 25 बन जो 125, वो 25 की भी एक की उम्र हो जाती। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सवाल है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर x रुपए अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 63% की छूट देता है। वह छूट के बाद 25% वैट लगाकर वस्तु को 481 रुपये में बेच देता है। तो x का मान बताओ क्या होगा? तो फटाफट बताओ मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान से देखो मेरे भाई, मैं मान लेता हूं कि जो वस्तु का अंकित मूल्य है वो अंकित मूल्य मेरे भाई x है। इसने क्या किया कि 63% की छूट दे दी। तो दुनिया में सब कुछ 100% है। अब 100 में से अगर 63 घटाएंगे तो 37% यहाँ पे बचेगा। फिर इस पे इसने क्या किया, 25% की वैट लगा दी, यानी बढ़ा दिया मेरे भाई। तो 100 का वस्तु है, 25 बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा। इतना सब करने के बाद में 481 रुपये में वस्तु को बेच दिया। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी कर दो। 37 एकम 37, 37 का भाग इसमें 37 एकम 37 और 37 दिया 111, यानी 13 बार जाएगा। 25 पंजो 125, 25 चौका 100, 5 का भाग 100 में देंगे, 20 बार जाए, 20 चौका 80। तो x बराबर में क्या होगा? इधर को क्या है? 13 है, इधर को है 20 चौका 80। तो 13 को अगर 80 से गुणा करेंगे तो 13 8 का कितना होता है सर? 104 होता है। यानी कि मेरे भाई 1040 तुम्हारे इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ए, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। सारी की सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री है, फ्री में आपको ये सारी क्लासेस देखने को मिल रही है। तो आ जाओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। टॉम एक बाइक के लिए पैसे बचा रहा है। उसके बचत खाते में 12,000 रुपये हैं। वह हर हफ्ते 1,500 रुपये बचाने का फैसला करता है। टॉम को कुल 21,000 रुपये जमा करने में कितने हफ्ते लगेंगे? तो बताओ मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो देखिए मेरे भाई, ठीक है, तो ध्यान से देखो मेरे भाई, सीधी सी बात है, उसको 21,000 रुपये जमा करने हैं। अब 21,000 रुपये जमा करने हैं तो 12,000 रुपये तो उसके खाते में ऑलरेडी हैं। तो मेरे भाई 21,000 में से 12,000 रुपये उसके खाते में ऑलरेडी हैं। तो अब उसको कितने हज़ार रुपये जमा कराने हैं? 9,000 रुपये जमा करने हैं। भाई सीधी सी बात है, आपको पता है कि 12,000 तो उसके खाते में है, 21,000 उसको टोटल जमा करने हैं। तो 21,000 में से 12,000 तो है उसके पास में ऑलरेडी।
तो 9,000 ही तो जमा करने पड़ेंगे उसको। अब एक हफ्ते में 1500 रुपये जमा करता है तो 1500 का भाग दे दो, 15 6 का 90, यानी 6 सप्ताह यहाँ पर लग जाएंगे बाकी के 9,000 जमा करने में। तो बी आंसर जिन्होंने दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक स्कूल में 8 AM पर 2 घंटी बजती है, एक घंटी हर 30 मिनट के बाद बजती है, जबकि दूसरी घंटी हर 40 मिनट के बाद बजती है। स्कूल 2 PM पर ख़त्म हो जाता है, तो दिन में कितनी बार घंटियाँ एक साथ बजेंगी? बिल्कुल आसान सवाल है, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है। भाई देखो, एक घंटी बजती है एवरी 30 मिनट पे, यानी हर 30 मिनट पे बजेगी, और एक घंटी बजती है हर 40 मिनट पे। तो अगली बार ये घंटी कब बजेंगी बताना ज़रा। तो भाई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ जो बच्चा होगा ना वो भी बता देगा कि सर इस कंडीशन में इसका लेसे लिया जाता है। ठीक है भाई देखो, या फिर आप ऐसे भी देख लो, लेसे नहीं लेना चाहते तो देखो ऐसे भी देख लो। भाई अगली बार देखो हर 30 मिनट में बजेगी, तो अगली बार ये घंटी कब बजेगी? सर 60 मिनट पे बजेगी, और ये बजेगी अगली बार 80 मिनट पे। फिर भाई 40 दूना 80 होता है, तो अब की बार 40 मिनट बजे, अब की बार 80 मिनट पे बजेगी। फिर अगली बार देखो 30 मिनट बाद में ये बजेगी 90 मिनट पे, और ये बजेगी मेरे भाई कितना? सर ये बजेगी तुम्हारी 120 मिनट पे। फिर 30 को और जोड़ेंगे इसमें तो 120, यानी 100, ठीक है। अब कितना बजेगा मेरे भाई? 120, यानी ए भी 120 हो गया और ये भी 120 हो गया। भाई दोनों एक साथ बच जाएंगे, ये भी 120 पे बच जाएगी और ये भी 120 पे बच जाएगी। अब 120 मिनट मतलब 2 घंटे, ठीक है। 120 मिनट का मतलब क्या होता है? 2 घंटे। या फिर सिंपल सा कर लो कि भाई जो घंटी एक है वो 30 मिनट पे बजती है, और जो घंटी बी है वो हर 40 मिनट पे बजती है। तो अगली बार कब बजेंगी? तो सर इनका लेस है ले लो, तो 40 का और 30 का लेस हो जाए 120 मिनट, यानी अगले 120 मिनट में फिर ये एक साथ बजे। 30 का भाग 120 मिनट में जाता है और 40 का भाग भी 120 मिनट में जाता है। तो 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। 120 मिनट का मतलब क्या है? 2 घंटे में बजेंगी। तो पहले बस देखो शुरुआत में कितने बजे बजी थी? 8 बजे बजी थी। फिर 2 घंटे बाद में बजेंगी यानी 10 बजे बजेंगी। फिर 2 घंटे बाद में बजेंगी यानी 2 बजे बजेंगी, सॉरी 12 बजे। फिर 2 घंटे बाद में बजेगी यानी कि 2 बजे बजेंगी, और उसके बाद में 2 बजे तो खत्म ही हो जाता है खेल। ठीक है भाई, 2 बजे तो स्कूल ही खत्म हो जाती है। तो कितने टाइम पर एक साथ बजी? सर एक यहाँ पर, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 बार ये घंटी है ना वो एक साथ बजी है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी है। यदि वह 1/4 दूरी कुल समय के 1/3 समय में तय करता है, तो ठीक उसी समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए शेष दूरी को शेष समय में किस चाल से तय करनी होगी? तो बिल्कुल सिंपल सवाल है मेरे भाई, बेहतरीन सवाल है ये। तो भाई देखो, शुरुआत की अगर मैं बात करता हूं तो एक तरफ तो तुम्हारे पास में दूरी है, एक तरफ तुम्हारे पास में समय है। तो दूरी कितनी है मेरे भाई? सर 40 किलोमीटर की दूरी है। समय कितना है मेरे भाई? 5 घंटे का समय है। अब उसने बोला कि वह 1/4 दूरी, तो 1/4 दूरी उसने 1/3 समय में तय कर ली। तो मेरे भाई इसकी 1/4 निकाल दो, इसका 1/4 निकालेंगे तो 4 का भाग देंगे इसमें 10 बार। तो मेरे भाई 10 किलोमीटर की दूरी तो उसने तय कर ली। तो अब शेष दूरी कितनी बची? 30 किलोमीटर की दूरी बची मेरे भाई। फिर इस 5 घंटे का 1/3 भाग उसने काम में ले लिया, तो 1/3 काम में ले लिया तो मेरे भाई कितना काम में? 5 से कम 5, यानी 5/3 काम में ले लिया। तो टोटल घंटा तुम्हारे पास में 5 था, इस 5 में से 1/3 तो यूज ले लिया इसने, तो 1/3 तो 5 तिया 15, 15 में से 5 घटाएंगे 10/3। तो अब समय कितना बचेगा? 10/3 घंटे का समय बचेगा। तो किस चाल से तय करें? चाल बराबर में होता है दूरी बटे में समय। अब दूरी कितनी है मेरे भाई? 30 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 30 किलोमीटर की। समय कितना है? 10/3। तो देखो 10 से काटेंगे 10 तिया 30। अब 3 संख्या बटे में रह नहीं सकती, ये ऊपर चला जाएगा, 3 तिया 9। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है यार, तुम्हारे पास में टोटल दूरी थी 40 किलोमीटर की। अब 40 किलोमीटर दूरी का 1/4 तो चल लिया, तो इसका 1/4 निकाला, 4 का भाग 40 में देंगे 10 बढ़ जाएगा। तो 40 किलोमीटर की दूरी में से 10 किलोमीटर तो चल लिया, तो 30 किलोमीटर की दूरी तुम्हारे पास में बची।
फिर समय का मेरे भाई 1/3 समय उसने तय कर लिया, तो टोटल समय तुम्हारे पास में 5 घंटे का था। इस 5 घंटे में से 1/3 चल लिया, तो 5 एकम 5/3 5/3 चल लिया। तो टोटल 5 घंटे के टाइम में से 5/3 तो चल लिया, तो शेष कितना बचा घटा दो। तो 3 पंजो 15, 15 में से 5 घटाएं 10/3 घंटे का टाइम यहाँ पे बचा मेरे भाई। तो दूरी बटे में समय क्या होती है, चाल होती है। तो दूरी कितनी बची 30 किलोमीटर की, समय कितना बचा 10/3 घंटे का। तो 10/3 10 का भाग देंगे 30 में 3 बढ़ जाएगा। अब 3 संख्या बटे में रह नहीं सकती, तो ये नीचे की संख्या जो ऊपर जाके गुणा हो जाएगी 3 3 9। तो यही आंसर तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है? इनमें से कौन सी संख्या है जिसमें 45 का भाग जाता हो? 45 का मतलब होता है 9 पंजो 45। भाई 9 का भी भाग जाना चाहिए और 5 का भी भाग जाना चाहिए। अब किसी भी संख्या में 5 का भाग कब जाता है? जब उसका इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। भाई 5 का टेबल देख लो तुम, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 छक्का 30। ठीक है, या तो 5 है या 0 है, या 5 0 5 0। तो किसी भी संख्या में 5 का भाग जाता है तब उस संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। अब ना तो इसमें 0 है ना 5 है, तो गलत मार दो। ना इकाई का अंक 0 है ना 5 है, तो ये गलत मार दो। अब 5 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। अब 9 का और दे के चेक कर लो। अब 9 का भाग देने का नियम क्या है कि अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो भाई देखो 5 और 5 10 और 5 15, 5 20, 5 25 और 5 30। क्या 30 में 9 का भाग जाता है? नहीं जाता, मतलब इसमें नहीं जाएगा। इसमें चला जाएगा 20 475। देख लो, करके देख लो। 5 और 7 का 12, 12 और 4 का 16, 16 और 2 18, 18 में 9 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में 45 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।